नमस्ते। 9वीं-10वीं कक्षा के लिए लोक भारती हिंदी विभाग 4 व्याकरण अंक 14 प्रस्तुति श्रीमती संगीता सावे। 10वीं की परीक्षा के लिए उत्तम ये व्याकरण का वीडियो जो है आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ। विभाग 4 व्याकरण जो 14 अंक का है और हमारे परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये 14 के 14 अंक हमें प्राप्त होते हैं तो हमारे अंक में बढ़ोतरी होती है। पहला है शब्द भेद। शब्द भेद इसमें विकारी शब्द आते हैं। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों के ही भेद हमें लिखने हैं। हमारे सामने वाक्य दिए जाते हैं और वाक्य में जो शब्द अधोरेखित होता है उसका शब्द भेद हमें बताना होता है। वाक्य लिखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उत्तर लिख सकते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, ये वाक्य है, तो मैं ऐसे लिखकर वो मैं क्या है, सर्वनाम है। चावल पक गया था, चावल संज्ञा है। भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों ये क्या है, विशेषण है। वे पाठशाला जाते हैं, वे क्या है, सर्वनाम। मोटा आदमी चल रहा था, मोटा क्या है, विशेषण। यानी मैंने यहाँ पर वाक्य लिखे हैं और आपके वाक्य के सामने उत्तर लिखे हैं, तो आपको सिर्फ परीक्षा में सिर्फ उत्तर लिखना है। मैं, सर्वनाम, चावल, संज्ञा, सैकड़ों, विशेषण, वे, सर्वनाम, ऐसे ही लिखना है। और जो एक अंक है शब्द भेद का वो आपको प्राप्त हो सकता है। सूचना अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अव्यय जो दूसरा है, एक अंक हमें शब्द भेद का मिल गया है। अभी अव्यय, अव्यय अविकारी है जिसमें बदलाव नहीं आते हैं। हमें लिंग वचन कारक के कारण जो बदलाव आते हैं वो अव्यय में नहीं आते। अव्यय 4 है, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हमने पढ़ाई है। हमें अव्यय में वाक्य नहीं देते हैं तो हमें वाक्य करने होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिया है, चुपचाप, बल्कि, वाह, और की। ये 5 शब्द दिए हैं। शब्द देते हैं, 2 शब्द देते हैं, उसमें से एक शब्द का हमें क्या करना है, वाक्य लिखना है। यहाँ पर राम चुपचाप बैठा रहा। अभी चुपचाप इसके नीचे अधोरेखित करना है। वाक्य लिखना जरूरी है क्योंकि आपको शब्द से वाक्य लिखना है। रमन नहीं बल्कि उसका भाई आ गया। बल्कि शब्द का इस्तेमाल कैसे करना है वो यहाँ पर बताया है। वाह, आपने तो कमाल किया। वाह के बाद उद्गारवाचक चिन्ह यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह आना जरूरी है। नदी के दूसरे ओर जंगल था। और एक मात्रा वाला है, इसका मतलब होता है तरफ, दूसरी तरफ। तो और ये हो गया, 2 मात्रा आ गया तो एंड यानी समुच्चय बोधक का हो गया। यहाँ पर हमें अव्यय कौन सा है वो लिखने के लिए नहीं आता है। शब्द का इस्तेमाल अव्यय के अनुसार वाक्य में करना है। माँ को लगा कि बेटा आ गया, ये पहली वाली की है। की यानी 2 वाक्यों को जोड़ने का काम यानी समुच्चय बोधक अव्यय वो करता है। इस तरह से आपको उदाहरण दिए हैं, शब्द देकर उदाहरण कैसे लिखने हैं। और यहाँ पर मैंने अधोरेखित नहीं किया, लेकिन आपको परीक्षा में जो शब्द आपने उस वाक्य में इस्तेमाल किया है उसे अधोरेखित करना है। तीसरा है संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये संधि के 3 प्रकार है। हमें उसके भेद नहीं जानने हैं। हमें एक अंक के लिए आता है। एक अंक में हमें कभी कभार शब्द देते हैं और संधि विच्छेद और संधि प्रकार पूछते हैं। कभी कभी संधि विच्छेद देते हैं और कभी कभी नहीं, हमें दो देते हैं, तो दोनों में से आपको एक करना है। एक में शब्द देते हैं, संधि विच्छेद और संधि प्रकार लिखना है। दूसरे में संधि विच्छेद देते हैं और शब्द और संधि प्रकार लिखना है। संधि प्रकार तो लिखना ही है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है, दोनों में से एक करना है। तो ज्यादा से ज्यादा जहां संधि विच्छेद दिया है वो लिखना ज्यादा आसान होता है क्योंकि हमें शब्द पता चल जाते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे रिक्त स्थान नहीं दिया है, डायरेक्ट आपके सामने तालिका की है और आपको परीक्षा में भी तालिका करनी है और अच्छी तरह से करनी है। अभी आपको एक स्वर संधि कैसे पहचाना है, तो स्वच्छ
ये जो है स्वच्छ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया, सु अधिक अच्छ। अ आ ई ये क्या है, हमारे स्वर है। ये स्वर जब आते हैं, सु अधिक अच्छ अ आ गया है, यानी ये संधि का प्रकार कौन सा हो गया, स्वर संधि। दुर्बल, दु उसके बाद विसर्ग लगा है और बाद में बल लगा है, तो विसर्ग लगा है संधि विच्छेद में, तो संधि का प्रकार ध्यान में रखो कि विसर्ग संधि है। तीसरा है संचय। सम, इसका पाव तोड़ा नहीं गया है, ये रह गया है। सम अधिक चय, समचय, ये व्यंजन संधि है, जहां पर व्यंजन जो क से लेकर ज्ञ तक होते हैं, क ख ग घ, ये हमारी व्यंजन है, उसमें अ मिलाने से क पूर्ण होता है, यानी उसके क यानी वो हलन होता है, पाव तोड़ा होता है ना, उसे हलन कहते हैं। ये जो है हलंत वाला क अधिक अ बोलेगा तो पूरा क हो जाता है। वैसे सम, म आधा है और उसमें च, यानी आधा हो गया और ये च दोनों व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि है। हमें ध्यान में रखना है कि जहां संधि विच्छेद का शब्द दिया है, वो संधि प्रकार तो पहचानने आ सकते हैं, आधे अंक तो मिल सकते हैं, लेकिन संधि विच्छेद दिया है तो हम शब्द अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, इसलिए इसका भी हमें 1 अंक मिल जाता है। चौथा है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में आपको वाक्य दिए जाते हैं और तालिका बनाई जाती है, यानी तालिका हमें करनी होती है, तो वाक्य लिखना जरूरी नहीं है। तालिका कैसे बनानी है वो भी आपके सामने मैंने रखा है, सहायक क्रिया और मूल क्रिया। अभी यहाँ पर सहायक क्रिया, सहायक यानी क्या, मदद करने वाली, क्रिया यानी क्या, जो वाक्य पूर्ण करती है। यहाँ पर वाक्य दिया है, भाई को देखकर माला चहक उठी। इस वाक्य में 2 क्रिया है, चहकना और उठना। पुलिस ने चोर को छोड़ दिया, छोड़ना और दिया, ये भी दोनों क्रिया है। तीसरे वाक्य में श्याम ने वह मकान खरीद लिया, खरीदना और लिया, ये भी 2 क्रिया है। चौथे वाक्य में दुकानदार अच्छी चीजें दिखाने लगा, दिखाना और लगा, ये दोनों क्रिया है। आपको आसान तरीका बताती हूँ सहायक क्रिया पहचानने का। अंत में जो क्रिया होती है, जैसे पहले वाक्य में उठी है, दूसरे वाक्य में दिया है, तीसरे वाक्य में लिया है, चौथे वाक्य में लगा है, ये हमारी क्या हो गई, सहायक क्रिया। यानी सहायक क्रिया, ये तालिका जो बनाई है उसमें अंतिम वाली जो क्रिया है वो लिखनी है। हमें 2 वाक्य देते हैं, 2 में से एक ही करना होता है, एक ही सहायक क्रिया लिखनी होती है। और जो सहायक क्रिया आपने लिखी है, जैसे पहले वाक्य में उठी लिखा है, तो मूल क्रिया में उठना ऐसे लिखना है। दूसरे वाक्य में दिया, दिया है, तो उसका मूल क्रिया क्या लिखना है, देना। तीसरे वाक्य में लिया दिया है, तो उसकी मूल क्रिया क्या है, लेना। चौथे वाक्य में लगा दिया है, तो उसकी मूल क्रिया क्या होगी, लगना। यानी सहायक क्रिया हमें पहचानने आ गई, तो उसकी मूल क्रिया लिखना आवश्यक है, क्योंकि सहायक क्रिया का आधा अंक होता है और मूल क्रिया का आधा अंक, कुल मिलाकर हमें यानी 1 अंक इसके मिल जाते हैं। यानी इस तरह से व्याकरण के हमने कितने, 4 अंक अब तक प्राप्त कर लिए। अभी 5वां जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में आपको क्रिया दी जाती है, तालिका बनाना आवश्यक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, 2 देते हैं, उनमें से आपको एक ही लिखनी है। अगर दोनों वक्त है तो दोनों लिख लीजिए। जैसे क्रिया दी है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, चलाना, आना प्रत्यय लगता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में चलवाना, वाना प्रत्यय लगा। दूसरा है जीना, ये दूसरा है जीना, तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जिलाना हो गया, जिलाना ऐसे नहीं होता, तो जिलाना जिलवाना। देना का दिलाना दिलवाना, उड़ना का उड़ाना उड़वाना। आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया है, तो वो भी आपने अच्छी तरह से कर ली, तो आपको यानी प्रेरणार्थक क्रिया के प्रथम प्रेरणार्थक आपका बराबर है, आधा अंक मिल जाएगा। द्वितीय प्रेरणार्थक बराबर है, आधा अंक, यानी दोनों मिलकर 1 मिलते हैं। इस तरह से आपने दोनों कर दिए और एक में सपोज एक गलत हो गई, सब यानी ह्रस्व दीर्घ की मात्रा गलत हो गई, तो आपके आधे अंक चले जाते हैं, लेकिन दूसरी आपने लिखी होगी तो पूरे अंक मिलते हैं, जो बराबर है उसके अंक आपको मिलते हैं। छठा है मुहावरे। मुहावरे में आपको अर्थ
लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए अथवा मुहावरे का चयन कीजिए। मेरे हिसाब से आपने अथवा के बाद जो है ना मुहावरे का चयन कीजिए वो लिखिए, क्योंकि मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना अर्थ के लिए आधा अंक है, वाक्य के लिए आधा अंक है। वाक्य हमारा सही नहीं हुआ, अर्थपूर्ण नहीं हुआ, उसमें ह्रस्व दीर्घ की गलतियां आ गई, क्योंकि ये व्याकरण का सवाल है, इसलिए हमारे अंक जा सकते हैं। इसलिए मुहावरे का चयन कीजिए। इसमें ब्रैकेट में हमको मुहावरे देते हैं, वाक्य देते हैं, और वाक्य में जो अर्थ दिया होता है उसको उसमें मुहावरा डालना होता है। यानी रेडीमेड हमारे पास वाक्य है, जैसे कटघरे से भागकर चोर ने पुलिस को धोखा दे दिया। धोखा दे दिया, यहाँ पर ये मुहावरा दो दिए हैं, उसमें से चुना लगाना ये मुहावरा बराबर, तो वाक्य के अनुसार उसे इस्तेमाल करना है। कटघरे से भागकर चोर ने पुलिस को चूना लगाया, यानी आपने चूना लगाना ऐसे कर दिया तो आधा अंक ही मिलेगा। और लिखते समय भी सामने वाक्य है तो ह्रस्व दीर्घ बराबर देखकर लिखिए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि व्याकरण का यह प्रश्न है, विभाग है, तो व्याकरण के विभाग में गलती यानी जो हो गई उसके अंक काटे जाते हैं। दूसरा वाक्य है, संकट में सभी रिश्तेदार हमसे उपेक्षा करते हुए दूर हो जाते हैं। दूर हो जाना, इसके लिए मुंह फेर लेना है। तो संकट में सभी रिश्तेदार हमसे उपेक्षा करते हुए मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेर लेते हैं, जैसे वाक्य में काल है उसके अनुसार हमें मुहावरा इस्तेमाल करना है। सिर्फ मुहावरा डालना नहीं है, तो वाक्य कौन से काल का है उस काल के अनुसार उसे परिवर्तन करना आवश्यक है, तो आपको 1 अंक मिल जाता है। तो यह अब तक हमें 14 में से कितने अंक मिले हैं? 6 अंक मिले हैं। 6 हमारे हो गए हैं। अभी 7वां है कारक। कारक का पहले कोष्टक अच्छी तरह से रट लीजिए। हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, अंत में जो व्याकरण विभाग आता है, जो शब्द ने व्याकरण है, रचना विभाग है, पाठ्य पुस्तक के अंत में, तो वहां पर कारक दिया हुआ है, या किसी पाठ के नीचे कारक के बारे में बताया है तो वहां पर भी कारक की तालिका दी है। तो ये तालिका जो है वो कारक चिन्ह कौन सा है और वो कारक कौन सा है वह हमें बताना होता है। हमें वाक्य देते हैं और वाक्य में से कारक चिन्ह पहचानना होता है। कारक चिन्ह के लिए आधा अंक होता है और कारक के लिए आधा अंक होता है। जैसे कि आपके सामने राजा ने दान दिया, यहाँ पर ने ये कारक चिन्ह है। ये ने क्या है? कर्ता कारक का है। दूसरा है राज पाठशाला से घर गया, से ये अपादान कारक का है। तो यहाँ पर देखो चौथे में वाक्य में भी से आ गया है, वो करण कारक का है। ये अपादान कारक का से और करण कारक का से कैसे अलग हो सकता है, कैसे पहचानना है? तो दूसरे वाक्य में क्या है? राज पाठशाला से घर गया। अभी पाठशाला में वो था और अभी कहाँ गया है? घर गया है। तो पाठशाला से छूटकर घर गया है, यानी अलगाव, अलग हो गया है, इसलिए अलग होना यानी अपादान कारक का से है। और चौथे वाक्य में संजाल पेन से निकाला, तो संजाल जो है पेन से निकाला, साधन कौन सा इस्तेमाल किया? पेन। संजाल मैंने पेंसिल से निकाला, तो साधन कौन सा इस्तेमाल किया? तो पेंसिल। जो साधन इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए, वहां से आ जाता है। चाकू से आम काटा, आम किससे काटा? चाकू से। चाकू ये साधन इस्तेमाल किया है, तो ये से जो है करण कारक का है। करण कारक में साधन का इस्तेमाल होता है, अपादान कारक में अलगाव का इस्तेमाल होता है। तीसरा वाक्य, अरे सुनती हो? अरे जो है ये संबोधन कारक है। किसी को हम पुकारते, अबे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनती हो? ऐसे जो आप पुकारते हैं तो वो संबोधन कारक होता है। पांचवा वाक्य है परीक्षा के लिए हम तैयार हैं। के लिए किसका आता है? संप्रदान कारक। तो हमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, ऐसे सब जो कारण कारक है, संबंध कारक और संबोधन कारक, 8 कारक है। वो तालिका अच्छी हमने रट ली तो हमें कोई भी वाक्य आ जाए तो कारक चिन्ह पहचान कर हम कारक लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें, अपादान कारक और करण कारक का दोनों है से।
से में मैंने आपको अलग अलग क्या होता है, इसमें अलगाव का एक में अलगाव का भाव है अपादान कारक में, और करण कारक में साधन का भाव है, ये आपको बता दिया है। तो ये कारक के भी आप 1 अंक ले सकते हैं। 8वां है विराम चिन्ह। वैसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रश्न चिन्ह, दंड यानी पूर्ण विराम, दुहेरा जो है अवतरण चिन्ह, बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, बाद में अल्प विराम जो है वो है, अर्ध विराम जो है वो है। ये थोड़े ही चिन्ह मैंने बताए हैं। ये आपको विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए। आपको वाक्य दिए जाते हैं, उसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी में पंक्चुएशन होता है, वैसे हिंदी में विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए, ऐसे बताते हैं। तो आप क्या करते हो, ऐसे दिया है तो यहाँ पर मैंने रेड से दिया है, देखो प्रश्न चिन्ह है। आप क्या करते हो, ये सवाल है तो ये प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। राम पाठशाला जाता है, ये साधा वाक्य है, इसलिए पूर्ण विराम देना आवश्यक है। माला ने बच्चों से कहा, अभी कहा डायलॉग जब होते हैं तो कहा के बाद अल्प विराम आता है, जैसे मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं, तो कहा के बाद अल्प विराम आया, बाद में दोहरा अवतरण चिन्ह जो है, जो वाक्य जैसे कहा है वैसे के वैसे हम जब करते हैं तो वो दोहरा अवतरण चिन्ह में डालते हैं। तुम सब घर जाओ, ये दोहरा अवतरण चिन्ह में हमने डाला है। शाबाश, अच्छा काम किया। शाबाश ये क्या है? उद्गारवाचक, यानी मराठी में उद्गार, और हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल। अच्छा काम किया, काम किया के बाद क्या देना है? पूर्ण विराम। प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास मुझे अच्छा लगता है। उपन्यास का मैंने नाम बताया है, तो इकहरा अवतरण चिन्ह में वो करना है। गबन मैंने आपको रेड से दिखाया है, लेकिन इकहरा अवतरण चिन्ह जो है उसमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने उपन्यास का नाम दिया है तो उसे इकहरा अवतरण चिन्ह इस्तेमाल करना है। घर में फल फूल सब्जियां तथा मिठाई थी, तो मिठाई थी के बाद पूर्ण विराम लगेगा, बाद में फल फूल, ये यहाँ पर क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। हमने सुना था, वो रूठ कर चला गया। चला गया के बाद पूर्ण विराम लगेगा। और अर्ध विराम कब लगता है? जब अल्प विराम से ज्यादा हम रुकते हैं तो वहां अर्ध विराम लगता है। हमने सुना था, वह रूठ कर चला गया, तो थोड़ा ज्यादा देर रुके थे, इसलिए वहां पर अल्प विराम के बदले हमने अर्ध विराम डाल दिया। यानी यहाँ पर हमें 2 वाक्य देते हैं, एक वाक्य में 2 विराम चिन्ह डालने होते हैं। कभी कभार प्रश्न चिन्ह भी आ जाता है, पूर्ण विराम आता है, इकहरा आता है, जो आते हैं उसे उसका इस्तेमाल करना है। कभी कभी क्या होता है कि 2 शब्दों के बीच शब्द युग्म हम कैसे पहचानते हैं? जल्दी जल्दी काम कर लिया, तो जल्दी जल्दी 2 शब्द है, उसमें छोटा सा डैश डालते हैं, वो भी एक विराम चिन्ह ही है। तो इस तरह विराम चिन्ह की पहचान हमें पहले से ही हो गई है, तो ये व्याकरण में हमें इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर भी हमें अच्छी तरह से विराम चिन्ह का उपयोग करने पर 1 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद हम 9वें में आएंगे, काल। ये सबसे महत्वपूर्ण है, 2 अंक के लिए होता है। काल हमारे मुख्य भूतकाल है, वर्तमान काल और भविष्य काल, और उसके उपकाल है सामान्य काल, अपूर्ण काल और पूर्ण काल। यहाँ पर मैंने एक ही वाक्य अलग अलग इसमें मैंने कैसे हो जाता है, सामान्य काल में उसका रूप कैसे होता है, अपूर्ण काल में कैसे होता है और पूर्ण काल में कैसे होता है, ये बताया। आपको परीक्षा में 3 वाक्य दिए जाते हैं। वाक्य के बाद ब्रैकेट में वो वाक्य कौन से काल में करना है वो लिखना है। आपने अगर वाक्य नहीं लिखा तो भी चल सकता है। उत्तर में जो काल में वाक्य परिवर्तन किया है वह वाक्य, परिवर्तन किया हुआ वाक्य लिखना आवश्यक है, और उसके बाद क्या परिवर्तन किया, जो सूचना दी है वो भी लिखनी आवश्यक है, तो आपको पूर्ण अंक मिल जाता है। और वाक्य लिखते समय आपकी विराम चिन्हों की या फिर ह्रस्व दीर्घ की, यानी पहली दूसरी मात्राओं की गलती ना हो। जैसे भूतकाल, जो बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो होने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। यहाँ पर देखो, सामान्य काल में राधा पाठशाला गई, सामान्य काल है, पाठशाला गई, यानी ये भूतकाल का है, गई यानी भूतकाल हो गया। अपूर्ण काल में यही वाक्य राधा पाठशाला जा रही थी,
यानी जाने की क्रिया उसकी चल रही है। थी आ गया, भूतकाल में था, थी, थे, ये भूतकाल का है। जा रही थी, ये अपूर्ण काल है। और पूर्ण काल में राधा पाठशाला गई थी। सामान्य काल में सिर्फ गई है, पूर्ण काल में गई थी। यही वाक्य वर्तमान काल में राधा पाठशाला जाती है। मैं खाना खाता हूँ, ऐसे वगैरह होता है। ता, ती, ते, यह वर्तमान काल के सामान्य काल में लगता है, जाती है। अभी आप कहेंगे जाती है, ये तो क्रिया पूर्ण लगती है, लेकिन ये सामान्य काल है। अपूर्ण काल में राधा पाठशाला जा रही है, जाने की क्रिया उसकी चालू है जब आता है वो वर्तमान काल होता है। पूर्ण काल में यही वाक्य राधा पाठशाला गई है, जाना का गई, ये पूर्ण काल होता है। राधा पाठशाला गई है, ये पूर्ण क्रिया हो गई है। तो इस तरह से थोड़ा फर्क आप ध्यान में रखोगे कि एक ही वाक्य अलग अलग काल में कैसे हो सकता है। ये चार्ट आप ध्यान में रखोगे तो कोई भी वाक्य आने पर आसान तरीके से आप सामान्य काल भी उसका कर सकते हो, अपूर्ण काल कर सकते हो, पूर्ण काल कर सकते हो, कोई भी काल दिया हो तो। भविष्य काल में अपूर्ण काल और पूर्ण काल नहीं है, सिर्फ वहां पर सामान्य काल है। राधा पाठशाला जाएगी, अभी यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए जाएगी। अगर वहां पर राम होता तो राम पाठशाला जाएगा। गा, गी, गे, ये ध्यान में रखना, वो सामान्य काल, भविष्य काल है, वो सामान्य काल है। इतना ध्यान रखने के बाद आपको 2 अंक, 3 वाक्य दिए जाते हैं, उसमें से कोई भी 2 वाक्य करने होते हैं। ध्यान में रखो, भविष्य काल आ गया तो पहले वो कर दो, नंबर जो है वो बराबर देना। 3 वाक्य के दूसरा वाक्य भविष्य काल का है तो 2 नंबर डाल के वो वाक्य करना है, और ब्रैकेट में उसकी सूचना भी लिखनी है कि भविष्य काल, तो सूचना लिखना न भूलिए। इस तरह से आपको 2 अंक काल के भी मिल जाते हैं। 10वां है वाक्य भेद। वाक्य भेद में 2 अंक होते हैं, एक रचना की दृष्टि से होता है और एक अर्थ की दृष्टि से होता है। रचना की दृष्टि से देखा जाए तो हमें वाक्य दिए होते हैं और वो वाक्य कौन सा है वो पहचानना होता है। वाक्य के 3 प्रकार है। सरल वाक्य, जिसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं, सरल वाक्य को, या विधानार्थी वाक्य भी कहते हैं। यानी सरल वाक्य के लिए और 2 नाम मिल गए, साधारण वाक्य और विधानार्थी वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। मैं यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, मोर नाच रहा है, ये सादा वाक्य है, ये नहीं उसे सरल वाक्य। हमें सिर्फ वाक्य लिखना है और वो कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, ऐसे लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, 1 अंक मिल जाता है। यह वही घड़ी है जो ऐश्वर्या लाई थी। यह वही घड़ी है, आधा है वाक्य, जो ऐश्वर्या लाई थी, जो से ये जोड़ा गया है, लेकिन आधा वाक्य है, इसलिए जहां पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है, पहला वाला वाक्य मुख्य है, उस पर निर्भर रहता है। ऐश्वर्या लाई थी, क्या लाई थी, घड़ी, यानी दोनों वाक्य, एक मुख्य वाक्य है, दूसरा वाक्य उस पर अवलंबित है, यानी उस पर यानी अवलंबित है। तो ऐश्वर्या ने क्या लाया था, तो घड़ी लाई थी, इसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पारुल ने कहा था कि वह बाजार जाएगी। पारुल ने कहा था, यह एक अलग वाक्य है। वह बाजार जाएगी, यह एक अलग वाक्य है। दोनों को जोड़ा गया है की से। समुच्चय बोधक अव्यय में की आता है, पहली वाली की, दूसरी वाली की तो संबंध सूचक में आती है, तो पहली वाली की से वाक्य जोड़ा जाता है। और, किंतु, परंतु, बल्कि, ये जो 2 वाक्य जोड़े जाते हैं या 2 शब्द जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपको इतना भी समझ में आ गया तो भी आपको 1 अंक मिल सकता है। सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है, यह आपको अच्छी तरह से पहचानना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे वाक्य के भेद में से अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि के हिसाब से आपको 1 अंक होता है। अभी अर्थ की दृष्टि से अलग अलग प्रकार है, आपको वाक्य देते हैं और यहाँ ब्रैकेट में कैसे करना है वो देते हैं। अभी मैंने एक ही वाक्य, अमन बाजार जा रहा है, उसका अलग अलग इसमें से कैसे, ये वाक्य दिया है, साधारण वाक्य है, नहीं विधानार्थी वाक्य है, अमन बाजार जा रहा है। अभी इसका अगर हमें प्रश्नार्थक करने के लिए कहे, क्या अमन बाजार जा रहा है, और प्रश्न चिन्ह जरूरी है, क्या, कब, ये क की जो बाराखड़ी है, प्रश्नार्थक शब्द है,
उसका इस्तेमाल करना है। क्या अमन बाजार जा रहा है? ये हमारा यही वाक्य प्रश्नार्थक हो गया। अमन बाजार जा रहा है, इसका संदेहार्थक करना है। शायद अमन बाजार जा रहा है। शायद से मैंने संदेहार्थक है। तीसरा वाक्य है निषेधार्थक। अमन बाजार नहीं जा रहा है, नहीं आ गया, न आ गया, तो वो नकारार्थी होता है, निषेधार्थक होता है। चौथा वाक्य मैंने आज्ञार्थक, यहाँ आज्ञार्थक शब्द बराबर नहीं लिखा गया है, तो अमन बाजार जाओ, तो ये आज्ञार्थक हो गया। वाह अमन बाजार जा रहा है, विस्मयार्थक हो गया। वाह, ऐसे करके। तो इस तरह से आपको वाक्य दिया जाता है, उसके आगे ब्रैकेट में सूचना दी जाती है क्या करना है। तो मैंने एक ही वाक्य 5 इसमें आपको चलाकर दिखाया। प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक और विस्मयार्थक। उसके बाद भी 2 आते हैं, और यानी 3 आते हैं, 8 प्रकार है। तो आपको अर्थ की दृष्टि से अगर आपको पता चल जाता है कि कैसे होता है, तो आप आराम से कर सकते हैं। एक ही वाक्य मैंने 5 तरीके से आपको बताया है। बाद में अंतिम में आता है वाक्य शुद्ध करना। मैंने जैसे सूचना लिखी है ना शॉर्ट में, वैसे आप परीक्षा में वाक्य शुद्ध ऐसी सूचना लिखे तो भी काफी है, पूरी सूचना लिखने की जरूरत नहीं है। अभी वाक्य शुद्ध किसके इन्हें कैसे किया जाता है? लिंग, वचन, कारक, इसके साथ वाक्य शुद्ध किया जाता है। स्त्रीलिंग दिया होता है, तो अगर लड़के का वाक्य है तो लिंग बदल होता है। वचन, एक वचन का बहुवचन हो सकता है। कारक जैसे ने, को, से, को, जैसे आपने कारक पढ़ा है, उसके कारण भी भेद आते हैं। और समान उच्चारण होने के बाद उसके अर्थ भिन्न होते हैं। तो कैसे है, मैंने 3 उदाहरण दिए हैं। लड़कियां खेल रहा था। अभी लड़कियां खेल रहा था, तो एक वाक्य में 2 गलती होती है। तो लड़कियां खेल रही थी, तो रही और थी स्त्रीलिंग होने कारण, लिंग बदल के कारण ये वाक्य में बदलाव आ गए। आपको 3 वाक्य देंगे, उसमें से 2 वाक्य आपको बराबर करने हैं। हर एक वाक्य में 2 गलतियां होती है। एक गलती सुधारने पर आधा अंक मिलता है, दोनों गलती अच्छी तरह से सुधारने पर पूरा अंक मिलता है, यानी 1 अंक मिलता है। दूसरा वाक्य है घोड़ी में राजा बैठ गया। अभी घोड़ी में कैसे बैठ जाएगा, हमें पढ़कर भी अलग अटपटा लगता है। घोड़ी में राजा बैठ गया, ये क्या है? कारक का, यानी वाक्य शुद्ध करना है। घोड़ी पर राजा बैठ गए। अभी राजा है, बैठ गया ऐसे कैसे हम कहेंगे? तो बैठ गए, तो पर और में की जगह क्या आ गया? पर आ गया। तो जहां पर हमने बदलाव किया है उसे अधोरेखित करना जरूरी है। तीसरा वाक्य है मैं दृश्य देखकर बहुत खुश हुई। अभी मैं, यहाँ पर 1 मात्रा है। उत्तर देखिए, मैं को 2 मात्रा आना चाहिए। मैं यानी मैं खुद, स्वयं को अगर मैं कहना है, मैं है तो 2 मात्रा यानी हमारे 2 हाथ, ऐसे ध्यान में रखना है। वो मैं हो गया। और ये 1 मात्रा वाला मैं, उसका अर्थ है घर में, यानी अंदर, ऐसे होता है। और 2 मात्रा आ गया तो मैं स्वयं, ऐसे अर्थ होता है। यानी मैंने जहां कहा है समान उच्चारण अर्थ भिन्न, मैं उच्चार तो समान है लेकिन उसके अर्थ भिन्न है। अभी यहाँ पर मैंने मैं की गलती निकाली, दृश्य देखकर बहुत खुश हुई। बहुत तो हम बोलते हैं, बोलते समय बहुत बोलना है, लिखते समय क्या करना है? बहुत लिखना है। यानी ये वाक्य शुद्ध करते समय बहुत का बहुत हो जाता है। मैं हो, कहाँ पर चांद और बिंदी लग गया तो वो प्रश्नार्थक हो गया। चांद और बिंदी नहीं लगी तो कहा, किसने किससे कहा, ऐसे हो जाता है। यानी दोनों जो है, जैसे मैंने और का भी बताया, ये जो है की वाला, पहली वाली की, दूसरी वाली की, पहली वाली की 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए होती है, दूसरी वाली की संबंध, राम की बेटी, तो ये दूसरी वाली की होती है। यानी उच्चारण समान है लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं। वही वाक्य शुद्ध करते समय हमें ध्यान रखना है। आपको 3 दिए जाते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। हर वाक्य में 2 गलतियां होती है, और वाक्य लिखते समय भी मात्राओं की गलती मत करो, तो आपको पूरे अंक मिल जाते हैं। यह आपने अच्छी तरह से सूचनाएं पढ़ी या देखेंगे तो आपको 14 के 14 अंक आसानी से मिल सकते हैं। मैंने अपने तरीके से यानी आपको बता दिया कि व्याकरण के 14 अंक हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपने उसे अच्छी तरह से आप सुन लीजिए, आप अच्छी तरह से ध्यान देकर कीजिए, तो 14 अंक आपको आसानी से परीक्षा में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।